प्रयोग कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने किया वह कांग्रेस की भाषाई हताशा का प्रमाण है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता को लेकर भी अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब उससे भी जैसे कांग्रेस में लगा हो कि एक दूसरे से होड़ चल रही हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने में कौन आगे बढ़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ज़्यादा कड़ी भाषा का प्रयोग, गाली वाली भाषा का प्रयोग करेंगे कि श्रीमान राहुल गांधी गाली वाली भाषा का प्रयोग करेंगे कि कांग्रेस के अन्य नेता गालीबाजी वाली भाषा का प्रयोग करेंगे। इसकी होड़ चल रही है। जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति कांग्रेस कर रही है यह उसके वैचारिक पतन का प्रमाण है। क्रिकेट मैच के फाइनल में भारतीय टीम को सफलता न मिलने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग करने वाले अगर इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए तो मैं राहुल गांधी जी से जानना चाहूँगा कि 1982 के एशियाड में हॉकी के फाइनल मैच में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमान राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी मैच देखने गए थे और भारतीय टीम का दारुण पराभव हुआ था। 7-1 से भारतीय टीम हारी थी। स्टेडियम से जब भारतीय टीम की पराजय दिखी तो स्टेडियम छोड़कर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमान राजीव गांधी चले गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, उनको हतोत्साहित न होने के लिए सुझाव दिया, उनका मनोबल बढ़ाया। लेकिन 1982 के एशियाड में हर कोई जानता है कि पराजित खिलाड़ियों से मिलने की जहमत भी श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमान राजीव गांधी ने नहीं किया था। तो क्या जो शब्द का प्रयोग श्रीमान राहुल गांधी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं उसी तरह की भाषा का प्रयोग क्या वो अपने पिता और अपनी दादी के लिए करना चाहेंगे? में 9 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। 2018 में श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार के समय राजस्थान में बिजली की दर 5.55 रुपये प्रति यूनिट था, जो अब 11.9 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ चुका है। 27 लाख बेरोजगारों को 3,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का उनकी घोषणा थी। एक भी बेरोजगार के खाते में 1 रुपये की राशि भी श्रीमान अशोक गहलोत नहीं पहुंचा सके। तो उन्होंने जो 44 पेज का उनका जो पुराना घोषणा पत्र था उसी में थोड़ा हेर फेर करके 44 पेज तो वही है और 41 पेज नए उन्होंने झूठ परोसा है। तो उन्होंने इस घोषणा पत्र में अपने झूठ को 2 गुना कर दिया है। उनका घोषणा पत्र जो है गरीबी हटाओ, तो हम लोग को पता ही है कि श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटा रही थी, श्रीमान राजीव गांधी गरीबी हटा रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक गरीबी नहीं हटी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, ये मेरा दावा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के पहले 6 वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। भाजपा ने जाति के आधार पर नहीं दिया, विकास के दावों पर दिया, अपन भी टिकट जाति के आधार ही बांटते हैं। देखिए, जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए, 1931 तक तो जातिगत जनगणना हो रही थी। जातिगत जनगणना बंद किसने किया? तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जाति के विरोधी थे? 2011 में, जो नेहरू जी की बात छोड़ दीजिए क्योंकि कांग्रेस आजकल नेहरू जी का नाम नहीं सुनना चाहती, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 2011 में, चूंकि जाति जनगणना का जो विभाग है वो गृह मंत्रालय के मातहत होता है, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम का जातिगत जनगणना पर जो बयान है वो उठाकर देख लीजिए, वही कह रहे थे। और जब
मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लिया तो श्रीमान राहुल गांधी के पिता श्रीमान राजीव गांधी ही कह रहे थे कि इससे देश बंट जाएगा। हम जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं हैं, आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्टता से कहा है, लेकिन इसका सतर्कता पूर्वक जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 2011 की जो जातीय जनगणना हुई उसमें इतनी ज़्यादा त्रुटियां थी कि उन आंकड़ों को जारी करने में सरकार विफल रही। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी जो जनगणना विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सतर्कता पूर्वक जनगणना करना चाहेंगे। नहीं, वो तो सामाजिक संगठन में थे, उन्होंने राजनीतिक नहीं कर नहीं सना, तो सामाजिक संगठन जी। सीएम के फेस को लेके बीजेपी अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं कर पाई है, वजह क्या? जिसका सीएम बैठा वही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आज अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कांग्रेस ने अभी तक निश्चित नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी का तय है कि हमारा विधायक दल तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। यह निश्चित है कि राजस्थान की जनता घोटालेबाज कांग्रेस और घोटालेबाज कांग्रेस के नेतृत्व को भलीभांति पहचानती है। इसलिए जो है इस बार का जो जनादेश है, प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलना निश्चित है। जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभाओं को जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, जिस उत्साह के साथ अभी कल ही शाम में जयपुर का रोड शो हुआ है या विविध सभाओं में जिस तरह से राजस्थान की धर्मप्राण जनता उमड़ रही है, उसको देखकर कांग्रेसी हार के लिए निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत से सरकार बनना तय दिखाई दे रहा है। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आया है और अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि पिछली बार जो उनका जन घोषणा पत्र था वो 44 पृष्ठों का था, इस बार उसमें 41 पृष्ठ बढ़ गए हैं, 85 पृष्ठों का घोषणा पत्र हुआ है। और उसमें भी चूंकि उन्होंने जो 44 पृष्ठों का जो घोषणा पत्र 2018 में जारी किया था, उसमें से अधिकांश उनकी जो घोषणाएं हैं वो अधूरी रह गई। उनकी पहली घोषणा थी कि हम राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उनके घोषणा पत्र 2018 के प्रथम पृष्ठ का प्रथम वाक्य है कि 10 दिन के भीतर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। 5 वर्षों में हुआ क्या? 2018 में राजस्थान के किसानों पर कुल कर्ज था 99,630 करोड़ रुपयों का। 5 वर्षों के कार्यकाल में श्रीमान अशोक गहलोत ने सिर्फ सहकारी बैंकों के जो ऋण थे किसानों पर उसको माफ किया, जिसकी कुल राशि लगभग 5,000 करोड़ रुपयों की थी। यानी 95% कर्ज किसानों के माफ नहीं हुए। जो 10 दिन में माफ करने की बातें कर रहे थे वो 5 वर्ष में भी अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर सके। और खुद राजस्थान के मंत्री महोदय ने राजस्थान की विधानसभा में यह बताया कि 19,400 से अधिक किसानों की जमीन कर्ज के कारण, कर्ज वापस न लौटा पाने के कारण कुर्क कर ली गई। तो किस तरह से कांग्रेस झूठ बोलती है वो आप भली भांति जानते हैं। उनके पिछली बार के घोषणा पत्र में जो 27 प्रमुख बिंदु थे उनमें से एक भी पूरा करने में कांग्रेस असमर्थ रही है। पिछली बार जो है उन्होंने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि 5,000 परिवहन विभाग की नई बसें खरीदी जाएंगी। राजस्थान के पत्रकार भली भांति जानते हैं कि 500 नई बसें भी नहीं आई। यहाँ तक कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों की दिवाली भी काली गई, उनका वेतन भी समय पर नहीं दिया जा सका। ये दशा है।
उन्होंने वादा किया था कि बिजली का बिल, बिजली की कीमतें, कांग्रेस की सरकार आई तो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। योजना की बात की कि हम 25 लाख रुपए की राशि 50 लाख रुपए तक ले जाएंगे। कल ही एक पत्रकार ने कांग्रेस की प्रवक्ता और प्रमुख नेत्री से इस बारे में सवाल पूछा तो वो आक्रोश में आकर उस पत्रकार से अभद्रता कर रही थी, क्योंकि चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों की संख्या बता पाने में वो असमर्थ थी। तो जब हम असमर्थ होते हैं तो अपनी खीज पत्रकारों पर उतारें, ये अच्छा नहीं है। और बारंबार जो है आपने जो घोषणाएं की और पूरी नहीं कर सके, उसका दोष पत्रकारों को तो नहीं दिया जा सकता ना। पत्रकार तो सवाल पूछेगा, उसका आपके पास जवाब हो तो जवाब दीजिए, जवाब ना हो तो विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लेना चाहिए। लेकिन उद्दंडता जो है वो कांग्रेस के संस्कार का अभिन्न अंग बन गया है। इसलिए जो है उनके सर्वोच्च नेता गालीबाजी के बाद जब उनसे अदालत कहता है कि आपने जो गाली पिछड़े समाज को दी है उसके लिए हम आपको क्षमा मांगने का अवसर देते हैं, तो अहंकार में चूर उनके नेता क्षमा मांगने की बजाय अदालत पर आरोप लगाते हैं। तो ये उनकी आदत बन गई है। उसी तरह क्या एक प्रदर्शन, कुत्सित प्रदर्शन कल उनकी एक प्रमुख नेत्री ने पत्रकारों के साथ किया है, क्योंकि चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों की संख्या वो बता पाने में असफल है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने आयुष्मान योजना लाया, 1,37,00,000 लाभार्थी पूरे देश में उस योजना के हैं और आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी संख्या तो सहज रूप से बताई जा सकती है, अपडेट होते रहता है। तो चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों की संख्या बताने में संकोच का कारण क्या है? संकोच का ये कारण है कि किसी को लाभ मिला ही नहीं है, ऐसी संख्या ही उनके पास नहीं है। तो ऐसे में झूठ के बल पर, छल के बल पर, प्रपंच के बल पर सत्ता का संचालन तो कर लिया गया, लेकिन अब जनादेश प्राप्त करना कठिन है। इसी हताशा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि उनके विरोधी उनको जितनी गालियां देते हैं, इससे उनका काम करने की ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो यह निश्चित है कि जितनी गालियां कांग्रेस देगी उतना ही बढ़ चढ़कर राजस्थान की जनता कांग्रेस को पराजित करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड जनादेश देगी, ये हमें विश्वास है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो? 10वें कॉमनवेल्थ खेल हुए और कॉमनवेल्थ खेल जो है वो खेल से अधिक भ्रष्टाचार के खेल के लिए कुख्यात हुए। तत्कालीन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, जो कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजक भी थे, श्रीमान सुरेश कलमाडी तत्कालीन सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने जेल यात्रा भी की और कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय पदक तालिका में कितना पिछड़े ये भी हर कोई जानता है। तो क्या उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिम्मेदार कहेंगे? 1987 में पहली बार भारत में क्रिकेट का विश्व कप आयोजित हुआ, तब श्रीमान राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सेमीफाइनल में इसी ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय टीम को दारुण पराभव का सामना करना पड़ा। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी अपने पिताश्री के लिए भी इसी तरह के शब्दालंकारों का प्रयोग करना चाहेंगे? ये एक सवाल है उनसे। और ये हो क्यों रहा है? हर किसी के मन में स्वाभाविक जो है एक प्रश्न पैदा होता है कि कांग्रेस अभद्रता और अपशब्द की भाषा पर क्यों आमादा है। तो कांग्रेसी जब कभी अपशब्द पर आमादा होते हैं तो समझे कि उनका उस चुनाव में पराजय जब निश्चित हो जाता है, उनके पास जनता को रिझाने के लिए, जनता को समझाने के लिए, जनता को आश्वस्त करने के लिए जब उनके पास शब्द संचय शेष नहीं बचता है, तब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग और अपशब्द बोलना प्रारंभ करते हैं।
अभी कल ही ठगी और 420 के मामले में, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी अभियुक्त हैं, श्रीमान राहुल गांधी अभियुक्त हैं, कांग्रेस के अन्य कई राष्ट्रीय नेता अभियुक्त हैं, ऐसे नेशनल हेराल्ड के मामले में 752 करोड़ रुपयों की एसोसिएट जर्नल, जो नेशनल हेराल्ड का आजकल संचालक है, उस कंपनी के 752 करोड़ रुपयों की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जब्त करने का आदेश दिया है। विविध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हर तरह का प्रयास करने के बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता, जो एसोसिएट जर्नल के मामले में गबन और 420 के अभियुक्त हैं, और यह मामला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आने के 1 वर्ष पूर्व डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के एक आवेदन पर अदालत ने एसोसिएट जर्नल के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ मांगने के लिए कांग्रेस के धुरंधर वकील गए, लेकिन कहीं भी उनको इस मामले में राहत नहीं मिली। और अब जब 752 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त हुई है, तो वो दिन गिन रहे हैं कि कब इस मामले का ट्रायल पूरा होगा, और उसमें अब तक का जो मामला देखा गया है, विधि विशेषज्ञों की राय है कि नेशनल हेराल्ड के गबन के मामले में स्वतंत्रता सेनानियों की योगदान से, जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ बना था, ऐसे अखबार के साथ ठगी और गबन के मामले में विधि विशेषज्ञों का मामला है कि जितने प्रमाण सामने हैं प्रवर्तन निदेशालय के, संभव है कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी कन्विक्ट हो जाएं। लगातार पराजय और भ्रष्टाचार के मामले में आसन्न कन्विक्शन के कारण कांग्रेस के नेताओं की भाषा असंतुलित हुई है और वो अपशब्दों पर का प्रयोग करने पर आमादा हुए हैं।